वो कंट्रोवर्शियल सवाल है जिस पे आज भी लोग डिवाइडेड हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि इस्लाम इंडिया में इन्वेजन्स और फोर्स्ड कन्वर्जन्स से आया, वहीं दूसरा ग्रुप कहता है कि इस्लाम तो इंडिया में पीसफुली सूफी सेंट से स्प्रेड हुआ। लेकिन अब सवाल आता है कि इस्लाम अगर इतना ही पीसफुल था तो ये जो हम सुनते हैं कि औरंगजेब, महमूद गजनी, मोहम्मद घोरी, इन सब ने मंदिर तोड़ दिए, लोगों को कन्वर्ट किया, ये सब कौन थे? और इस्लाम जो मक्का में शुरू हुआ था वो 4000 किलोमीटर दूर इंडिया तक कैसे पहुंच गया? तो इस वीडियो में हम एकदम अनबायस्ड तरीके से बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि इस्लाम अरेबिया से लेके इंडिया तक पहुंचा कैसे, कौन से वो कैलिफेट्स, सल्तनत या एम्पायर्स थे जो धीरे धीरे करके इंडिया का एरिया कब्जाते गए, और बांग्लादेश जो चारों तरफ से नॉन मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है वो कैसे मुस्लिम बन गया। और इस वीडियो के एंड तक आते आते आप खुद जज कर पाओगे कि इस्लाम फोर्सफुली स्प्रेड हुआ या पीसफुली। तो देखिए, इस सब की शुरुआत होती है साल 570 एडी में, जब मक्का जो आज के सऊदी अरेबिया में है वहाँ प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है। शुरुआत में ये एक मर्चेंट थे और नॉर्मल ट्रेडिंग वगैरह करते थे, लेकिन साल 610 में इनको हीरा की केव्स में एंजल जिब्राइल से एक डिवाइन मैसेज मिलता है कि इनको एज प्रॉफिट चूज किया गया है इस्लाम का मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये सब चीजें होने के बाद ये अपना प्रॉफिटहुड बाकी लोगों के सामने रिवील करते हैं और स्टार्टिंग में ये अपनी फैमिली को टीचिंग्स देना शुरू कर देते हैं। इसी के कुछ टाइम बाद ये नॉर्मल पब्लिक को भी टीचिंग्स देने लगते हैं। अब इनकी इक्वालिटी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के कारण बहुत से अरब लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करने लगते हैं। फिर चीजें ऐसी चलती रहती हैं और धीरे धीरे पूरे अरेबियन पेनिनसुला में इस्लाम फैलने लगता है। लेकिन फिर ईयर 632 आता है और प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है और उनके बाद उनका एक लॉयल फॉलोअर अबू बकर फर्स्ट कैलिफ बनता है और शुरुआत होती है राशिदुन कैलिफेट की। अब आगे बढ़े इसके पहले आपको बता दें कि कैलिफ या अरेबिक में खलीफा भी बोलते हैं, ये बेसिकली इस्लाम में रिलीजियस हेड को बोलते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर हो। लेकिन एक्चुअल में जो कैलिफेट थे ये फुल एम्पायर के तरीके से एक्ट करते थे। तो अबू बकर जो होते हैं ये पूरे अरेबियन पेनिनसुला को इस्लाम के अंडर में यूनाइट करते हैं। इस टाइम पे मिडिल ईस्ट में दो मेन पावर्स थी, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको बेजेंटीन एम्पायर भी बोलते थे और दूसरा ससानियन एम्पायर। तो बेजेंटीन एम्पायर एक क्रिश्चियन किंगडम था जो एनाटोलिया मतलब मॉडर्न डे टर्की वाला एरिया और यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, इस पूरे एरिया में फैला हुआ था। और ससानियन एम्पायर जो एक पर्शियन ज़ोरोएस्ट्रियन किंगडम था, ज़ोरोएस्ट्रियन मतलब पारसी, ये आज के ईरान, इराक, अजरबैजान ये वाले एरिया में था। और उस टाइम पे इस एरिया में यही दोनों मेन पावर्स थे, इनके अलावा कोई तीसरा बड़ा या पावरफुल किंगडम नहीं था। और अरेबिया को उस टाइम पे ये बहुत यूजलेस सा समझते थे क्योंकि यहाँ कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे और सिर्फ रेगिस्तान वगैरह थे जिनको रूल करना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए अरेबिया पे ये दोनों किंगडम ज्यादा ध्यान नहीं देते और आपस में ही लड़ते रहते हैं। अब होता क्या है कि सालों तक एक दूसरे से लड़ के ये दोनों किंगडम्स की आर्मी बहुत वीक हो जाती है। अच्छा, इस टाइम तक इस्लाम सिर्फ अरेबिया में था और यहाँ की पॉपुलेशन भी काफी कम थी। तो इस्लाम के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए और बाकी दुनिया में फैलाने के लिए जिहाद का कॉन्सेप्ट आता है। जिहाद का मतलब होता है होली वॉर, जिसमें रिलीजन के लिए लोग जंग लड़ते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं कैलिफ अबू बकर। और ईयर 633 में वो अपने जनरल खालिद इब्न अल वालिद को ससानियन एम्पायर के रिचेस्ट प्रोविंस इराक को इन्वेड करने के लिए भेज देते हैं। खालिद एक बहुत सक्सेसफुल जनरल थे और इस्लामिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से अपनी पूरी लाइफ में वो कोई भी बैटल नहीं हारे थे। तो इस टाइम तक ससानियन एम्पायर ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका था और उनकी आर्मी का मॉरल भी काफी डाउन था। इसीलिए अरब्स का अटैक उन पे काफी भारी पड़ता है और अरब्स को यहाँ जीत मिलती है। इसके बाद खालिद अपना अगला अटैक बेजेंटीन एम्पायर के सीरियन प्रोविंस में करते हैं और सेम कंडीशंस के कारण यहाँ भी उनकी जीत हो जाती है। इन सारी अर्ली बैटल्स में मुस्लिम्स की आर्मी दुश्मनों के मुकाबले काफी छोटी थी, लेकिन अपनी नई स्ट्रेटजीज और रिलीजियस मोटिवेशन के कारण इन्होंने बड़ी आर्मीज को भी हरा दिया था। फिर आता है ईयर 634 और उमर नए कैलिफ बनते हैं और इन्हीं के टाइम पे इस्लाम अरेबिया के बाहर फैलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये ससानियन एम्पायर और बेजेंटीन एम्पायर के और अंदर घुसते हैं और उनके एरियाज कैप्चर करने लगते हैं। और ईयर 640 के आते आते इन्होंने पूरा इराक, सीरिया और पैलेस्टीन वाला एरिया कब्जा लिया था। फिर 642 में इजिप्ट
इजिप्ट और 643 तक पूरा ससानियन एम्पायर का एरिया जीत लिया था। लेकिन इन एरियाज को जीतने के बाद भी इस्लाम को वहाँ के लोगों पे फोर्स नहीं किया और जो वहाँ की लोकल रूलिंग बॉडीज थी उनको भी वैसा ही रहने दिया। सिर्फ अपना एक एमिर बैठा दिया टैक्स कलेक्ट करने के लिए। फिर ईयर 644 में थर्ड कैलिफ बनते हैं उस्मान और इनके टाइम पे भी कैलिफेट का काफी एक्सपेंशन होता है और ये नॉर्थ अफ्रीका जिसको मागरिब भी बोलते हैं वहां तक पहुंच जाता है और ईस्ट में खोरासान तक पहुंच जाते हैं जो आज के ईस्टर्न ईरान और वेस्टर्न अफगानिस्तान वाला पार्ट है। और इनका अगला टारगेट था अल हिंद यानी इंडिया। यहाँ पे आप एक चीज समझ लो कि कॉमनली सबको यही लगता है कि जो इस्लाम का सबसे पहला इन्वेजन हुआ था इंडिया में वो सिंध में हुआ था। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर टोटल इंडिया के हिंदू या बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये आज के बलोचिस्तान, सिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के पश्तून एरियाज तक फैला था। इसीलिए जो पहला अरब इन्वेजन हुआ था इंडिया में वो हुआ था ईयर 644 में, जब बलोचिस्तान के वेस्टर्न कोस्ट में पड़ने वाला एक एरिया मकरान इस पे अटैक हुआ था। उस टाइम पे यहाँ की बलोच पॉपुलेशन हिंदू थी और ये जो अटैक हुआ था इसमें अरब्स को ज्यादा कुछ नहीं मिलता क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया था और काफी कम पॉपुलेशन थी। इसीलिए अरब्स यहाँ कोई परमानेंट कंट्रोल नहीं रखते और वापस चले जाते हैं। लेकिन फिर इसके 10 साल बाद ईयर 651 के अराउंड ये अटैक करते हैं सिस्तान और जारंज वाले एरिया पे। ये बलूचिस्तान का वो पार्ट था जो आज के ईरान और अफगानिस्तान में है। फिर इसके 2 साल बाद 653 में ये बलूचिस्तान के और अंदर घुस जाते हैं और क्वेता और बोलन पास पे अटैक करके कैप्चर कर लेते हैं। अब ये विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ से अफगानिस्तान और इंडिया दोनों के लिए डायरेक्ट रूट थे और इनका अगला टारगेट सीधा सिंध था। लेकिन ईयर 656 में कैलिफ उमर की डेथ हो जाती है और एक्सपेंशन वहीं तक रुक जाता है और अली इब्न अबी तालिब ये नए कैलिफ बनते हैं। लेकिन इनके कैलिफ बनने को लेके प्रॉफिट मोहम्मद के ब्रदर इन लॉ मुआविया प्रोटेस्ट करने लगते हैं और खुद को कैलिफ बनाए जाने की बात करते हैं। और यहाँ पूरा मुस्लिम वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो मुस्लिम्स जो अली को कैलिफ बनाना चाहते थे वो शिया हो जाते हैं और जो मुआविया को कैलिफ बनाना चाहते थे वो सुन्नी मुस्लिम्स। इनके बीच में एक्सेशन को लेके बहुत सी लड़ाइयाँ भी होती हैं और इसी सब के बीच साल 661 में अली को असासिनेट कर दिया जाता है और मुआविया नए कैलिफ बनते हैं और इनसे एक नई कैलिफेट की शुरुआत होती है, उमायद कैलिफेट। अब नई उमायद कैलिफेट में कैपिटल को मदीना से दमेस्कस शिफ्ट कर लिया जाता है जो आज के सीरिया में है और ईयर 665 के अराउंड ये फिर से ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन चालू कर देते हैं। लेकिन इस बार उनका टारगेट था गांधार जो आज के अफगानिस्तान का कांधार रीजन है। वो यहाँ अटैक करके इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और फिर जाबुलिस्तान किंगडम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जो आज के जाबुल और गजनी वाला पार्ट है। यहाँ पे जुनबिल डायनेस्टी का रूल था जो हिंदू थे और सन गॉड की पूजा करते थे। यहाँ भी अरब्स अटैक करते हैं लेकिन ये अटैक फेल हो जाता है। फिर इसके लगभग 30 साल बाद तक वो यहाँ कोई अटैक नहीं करते और सीधा साल 698 में वो काबुल किंगडम पे अटैक करते हैं जब वहाँ हिंदू शाही रूलर्स का राज था और उसको जीत लेते हैं। अब काबुल उन्होंने जीत तो लिया था लेकिन वो इस पे परमानेंट कंट्रोल नहीं रख पाते क्योंकि लोकल लोग बार बार रेबेल करने लगते हैं और कुछ सालों में काबुल वापस से इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसीलिए फिर अरब्स अपना एक्सपेंशन सदर्न साइड में आगे बढ़ाते हैं और मकरान से एंटर करते हुए पूरे बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और एक बार फिर से वो सिंध की बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। सिंध में उस टाइम पे हिंदू पॉपुलेशन थी, वहाँ के राजा ताहिर ब्राह्मण डायनेस्टी के रूलर थे। तो अरब सिंध पे भी मल्टीपल अटैक करते हैं लेकिन इसके बावजूद हर बार हार जाते हैं। लेकिन फिर साल 712 में अरब्स फिर से एक अटैक करते हैं और इस बार उनको लीड कर रहा था एक 17 साल का जनरल मोहम्मद बिन कासिम और इस बार वो सिंध के राजा दाहिर को हरा देते हैं और एक एक करके सिंध की इंटीरियर सिटीज जैसे देवाल, नेरून, सहवान इन सब को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन वो यहीं तक नहीं रुकते बल्कि सिंध के और नॉर्थ में पंजाब की तरफ एक्सपैंड करने लगते हैं और उस टाइम की बड़ी सिटीज जैसे ब्राह्मणाबाद और मुल्तान को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मुल्तान में उस टाइम पे एक बहुत बड़ा सन टेम्पल भी था जिसको अरब टेक्स्ट्स में बैत अल मास यानी कि हाउस ऑफ गोल्ड भी बोला गया था क्योंकि यहाँ से
उनको इतना सोना मिला था। कासिम ने उस मंदिर की मेन मूर्ति को तो तोड़ दिया था, लेकिन टेम्पल का स्ट्रक्चर वैसे ही रहने दिया, बस वहाँ पूजा करने पे टैक्स लगा दिया। और क्योंकि मुल्तान से उनको इतना रेवेन्यू मिलता था, इसीलिए उन्होंने मुल्तान को सिंध का कैपिटल बना दिया। अब इतना सारा एरिया कब्जाने के बाद ये पंजाब प्रॉपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे झेलम, रावलपिंडी, कांगड़ा हिल्स, ये वाला एरिया। इसके अलावा कश्मीर और पेशावर, काबुल, इन पे दोबारा अटैक्स करते हैं, लेकिन इनमें से कहीं भी उनको प्रॉपर विक्ट्री नहीं मिलती और वो सिर्फ सिंध तक ही रह जाते हैं। लेकिन ये पहली बार था जब इंडिया के इतने अंदर कोई मुस्लिम रूल पहुंच पाया हो। और ये उमायद कैलिफेट का ही टाइम था जब कई एरियाज में फोर्स्ड कन्वर्जन्स भी देखे गए, जैसे सिंध, इजिप्ट और पर्शिया में। और इसी टाइम पे उमायद डायनेस्टी ने इस्लामिक रूल को इजिप्ट से एक्सपेंड करते हुए पूरे नॉर्थ अफ्रीका और फिर स्पेन तक पहुंचा दिया। और वो सिंध के और आगे बढ़ने ही वाले थे कि उसके पहले ही ईयर 750 के अराउंड उमायद कैलिफेट के खिलाफ खोरासान प्रोविंस में रेबेलियन शुरू हो जाता है। और इसको हेड कर रही थी अब्बासी फैमिली, जो खुद को प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल अब्बास का डिसेंडेंट बताते हैं। और एक एक करके ये उमायद्स की पूरी फैमिली को मारने लगते हैं और एंड में उमायद फैमिली का सिर्फ एक प्रिंस बचता है, अब्द अल रहमान, और ये भाग के स्पेन चला जाता है और वहाँ अपना एक नया किंगडम बनाता है, द एमिरेट ऑफ कॉर्डोबा। और दूसरी तरफ यहाँ अरेबिया में एक नई कैलिफेट की शुरुआत हो जाती है, अब्बासिद कैलिफेट। अच्छा, इस टाइम तक भी कैलिफेट के इराक, पर्शिया, सीरिया, इजिप्ट, तुनीशिया और स्पेन, इन सब की 10% से भी कम पॉपुलेशन मुस्लिम थी। लेकिन ये चीज चेंज होने लगती है अब्बासिड्स के टाइम पे, क्योंकि अब तक इस्लाम को सिर्फ अरब लोगों तक सीमित रखा गया था और बाकी लोगों को कन्वर्ट करना ज्यादा एंकरेज नहीं किया जाता था, क्योंकि अगर वो कन्वर्ट हो जाते तो उनसे जो एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू मिलता था वो कम हो जाता और उनको ऊंची एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पोस्ट पे भी रखना पड़ता, जो अभी तक सिर्फ अरब लोगों के लिए रिजर्व्ड थी। लेकिन ये चीज चेंज होने लगी अब्बासिड्स के टाइम पे, क्योंकि अब हाई रैंकिंग मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे सिर्फ अरब्स नहीं बल्कि नॉन अरब मुस्लिम्स को भी रखा जाने लगा। और इसके कारण बहुत से लोग जो अब तक मुस्लिम नहीं थे वो भी कन्वर्ट होने लगते हैं। इसी टाइम पे सिंध को 2 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, एक लोअर सिंध जो मॉडर्न डे कराची के पास वाला था और दूसरा अपर सिंध जो मुल्तान के पास वाले एरियाज थे। और फिर जाके ईयर 815 में ये पंजाब के और अंदर एक्सपैंड करने लगते हैं। लेकिन हिंदू शाही रूलर्स जो काबुल, पेशावर और लाहौर ये वाले बेल्ट को कंट्रोल करते थे, वो फिर से अरब्स को रोक देते हैं और इसके बाद कई 100 सालों तक इंडिया में घुसने का कोई अटेम्प्ट नहीं होता और ये लोग सिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध इसी एरिया तक रह जाते हैं। फिर ईयर 860 के अराउंड सिस्तान में एक पर्शियन डायनेस्टी का राइज होने लगता है जिसका नाम था सफारिद डायनेस्टी। ये नई डायनेस्टी बहुत सी अब्बासिद टेरिटरीज को कैप्चर करके अपने कंट्रोल में लेने लगती है और ईयर 870 में ये जाबुल के हिंदू किंगडम पे अटैक करते हैं और जीत जाते हैं। और ईयर 900 के आते आते इंडिया से अरब्स का कंट्रोल पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि बीच के सारे एरियाज सफारिद्स के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन टाइम के साथ सफारिड डायनेस्टी वीक होने लगती है और ईयर 1000 में अफगानिस्तान के गजनी में एक नई पावर जन्म लेने लगती है और ये थे टर्किक गजनविद्स। इनके पहले लीडर का नाम था सेबुक्तेगिन। ये गजनी, पेशावर और जाबुलिस्तान तक अपना किंगडम एक्सपेंड करता है और फोर्स्ड कन्वर्जन्स करवाता है। लेकिन फिर इसके बाद इसका बेटा गद्दी संभालता है, महमूद ऑफ गजनी। महमूद अपने पूरे लाइफ टाइम में इंडिया पे 17 अटैक्स करता है और इनमें ये पेशावर, काबुल और यहाँ तक कि इंटीरियर पंजाब को ऑक्यूपाई करते हुए लाहौर तक पहुंच जाता है। ये पहली बार होता है जब कोई मुस्लिम रूलर इंडिया के इतने अंदर लाहौर तक पहुंच पाया हो। और इसी टाइम पे पेशावर और काबुल में फोर्स्ड कन्वर्जन्स होते हैं। आने वाले कई सालों तक चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं, लेकिन फिर ईयर 1186 में एक नई पावर अफगानिस्तान के खोर रीजन में राइज होने लगती है और ये थी घुरिद डायनेस्टी, जिसका रूलर था मोहम्मद घोरी। ये नई डायनेस्टी तेजी से गजनविद्स के एरियाज कैप्चर करने लगती है और उनके लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड लाहौर तक पहुंच के ये गजनविद्स को खत्म कर देते हैं। अब इंडिया की इतनी ज्यादा वेल्थ को देख के और अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए ये इंडिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था और इसीलिए 1191 में मोहम्मद घोरी इंडिया में इन्वेड कर देता है और भटिंडा को कैप्चर कर लेता है। लेकिन उस टाइम पे ये रीजन हिंदू
राजपूत के अंडर में था और इसके राजा थे पृथ्वीराज चौहान। तो अपने एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी आर्मी भेज देते हैं और यहाँ पे होती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें घोरी हार जाता है लेकिन बच के भागने में वो सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि पृथ्वीराज उसे जाने देते हैं। वो वापस जाके फिर से अपनी आर्मी बनाता है, पर इस बार वो पूरी प्लानिंग के साथ पृथ्वीराज पे अटैक करता है और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है, पर इस बार घोरी की जीत होती है। लेकिन वो पृथ्वीराज को छोड़ने की गलती नहीं करता और उन्हें बंदी बना के जेल में डाल देता है। अब घोरी सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है और तोमर रूलर से दिल्ली और गढ़वाल रूलर से गंगा प्लेन्स और अवध रीजन्स जीत लेता है। अब घोरी दिल्ली और इंडिया का इतना सारा एरिया जीतने के बाद वापस घोर चला जाता है और अपना एक टर्किक स्लेव जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सुल्तान बना के छोड़ जाता है। फिर कुतुबुद्दीन और उसका कमांडर बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल में अटैक्स करके उनको भी अपने अंडर में ले लेते हैं और यही वो टाइम था जब ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो इतने सारे एरियाज को कैप्चर करने के साथ शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, जब पहली बार दिल्ली में कोई मुस्लिम रूलर राज कर रहा हो। लेकिन दिल्ली सल्तनत काफी अनस्टेबल थी, यहाँ बहुत सी डायनेस्टीज आई जैसे खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, लेकिन कोई भी बहुत ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाया। इसी टाइम पे इंडिया में कई इन्वेजन्स भी हुए, जैसे 1398 में तिमूर का इन्वेजन। लेकिन इस सब के बाद भी सिंध, पश्तून एरियाज, बलोचिस्तान और साउथ पंजाब को छोड़ के अभी भी ज्यादातर एरियाज में लोकल पॉपुलेशन हिंदू ही थी। और फिर आता है ईयर 1526 जब उज्बेकिस्तान की एक चगाताई टर्किक ट्राइब जो मंगोल किंग चंगेज खान के वंशज थे, उनका लीडर इंडिया पे अटैक करता है और इस लीडर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी का राज था, लेकिन वो बहुत हार्श रूलर था और इसीलिए उसके खुद के मंत्री वगैरह भी उससे नफरत करते थे। तो सही मौके का फायदा उठा के बाबर अपनी 12,000 की आर्मी के साथ इब्राहिम लोदी पे अटैक कर देता है और होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इब्राहिम लोदी की आर्मी यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा थी, जिसमें बड़े बड़े हाथी वगैरह सब थे। लेकिन बाबर के पास एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स थे जैसे आर्टिलरीज, कैनन्स, जो नॉर्मल अटैक के काम तो आता ही था, लेकिन उसके शोर के कारण हाथी डर जाते थे और इधर उधर भागने लगते थे और अपनी ही आर्मी के लोगों को कुचल देते थे, जिसकी वजह से सिर्फ 12,000 की आर्मी के साथ बाबर ये लड़ाई जीत जाता है। और यहाँ से शुरुआत होती है मुगल एम्पायर की। ये वो एम्पायर था जो आने वाले कई 100 सालों तक इंडिया में रूल करने वाला था और पूरी हिस्ट्री बदलने वाला था। अब बाबर ने इंडिया में एंट्री तो कर ली थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक्सपेंशन का काम उसकी आने वाली जनरेशन्स ने किया। जैसे अकबर के रूल में मुगल एम्पायर बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान, कश्मीर, कांधार, सेंट्रल इंडिया और पश्तून एरियाज, ये सब तक पहुंच जाता है। अब होता क्या है कि अकबर के रूल के टाइम पे गंगा रिवर का कोर्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। जो पहले बंगाल के वेस्टर्न साइड से पास होता था, वो अब ईस्टर्न साइड में शिफ्ट हो जाती है। अब इससे होता ये है कि ईस्टर्न बंगाल जो अभी तक घने जंगलों वाला एरिया था, 7 मार्च से 7 मार्च से मीशो डाउनलोड नाउ वाला एरिया था जहाँ ज्यादा कोई आता जाता नहीं था, वहाँ अचानक से एग्रीकल्चर का पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, इस टाइम तक यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेड या कनेक्शन वगैरह नहीं था इंडिया से, लेकिन इस एग्रीकल्चर का फायदा उठाने के लिए मुगल्स क्या करते हैं कि वो यहाँ के जंगलों को काटने लगते हैं और एरिया को एग्रीकल्चरल लैंड में ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। इससे होता यह है कि लोकल लोगों का बहुत फायदा होने लगता है और वो मेन लैंड इंडिया से कनेक्ट होने लगते हैं। इसी टाइम पे यहाँ पे बहुत से मस्जिद भी बनाए जाते हैं और सूफी की एंट्री भी होने लगती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि इतने सालों से ये एरिया मेनलैंड इंडिया से उतना कनेक्टेड नहीं था घने जंगलों के कारण, और इसीलिए हिंदू रिलीजन का भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं था। और इसीलिए सूफी सेंट्स से इन्फ्लुएंस होके और एक्स्ट्रा टैक्स से बचने के लिए ये लोग मास में इस्लाम को एक्सेप्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे करके ये एरिया मुस्लिम मेजोरिटी बन जाता है। और इसीलिए आप देखोगे कि ईस्ट बंगाल या जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम मेजोरिटी है, जबकि इसके चारों तरफ के एरियाज हिंदू या बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। फिर अकबर का रूल खत्म होता है और उसका बेटा जहांगीर राजा बनता है। ये मुगल एम्पायर को ईस्ट में आसाम तक पहुंचा देता है और कई राजस्थान की स्टेट्स जो अभी तक इंडिपेंडेंट थी उनसे भी ट्रीटी वगैरह साइन करा के उनको भी अपने अंडर में ले लेता है। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब का रूल आता है और ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत डार्क टाइम था। इसी टाइम पे इंडिया में बहुत से मंदिर तोड़े गए और फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुए और औरंगजेब
औरंगजेब के ही टाइम पे इस्लाम की रूट्स सदर्न इंडिया तक पहुंची। इस टाइम तक मुगल एम्पायर में टोटल 21 सूबे हो गए थे। सूबा मतलब प्रोविंस या स्टेट, जिसमें काबुल, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान, और ये आप देख लो कि आज के मॉडर्न कंट्रीज के हिसाब से ये कितना एरिया था। अब औरंगजेब की डेथ के बाद एम्पायर बहुत वीक हो जाता है और बहुत से गवर्नर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगते हैं, जैसे बंगाल सल्तनत, अवध नवाब शाह, हैदराबाद निजाम, हैदर अली ऑफ मैसूर, कर्नाटक नवाब, बहावलपुर नवाब, तालपुर ऑफ सिंध। और ऐसे ही साउथ इंडिया में भी इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगता है, जो पहले तो पीसफुल था लेकिन कई जगहों पे ये फोर्सफुल हो गया था। जैसे हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, जिसने मालाबार में फोर्सफुली लोगों को कन्वर्ट किया था। इसके ऑपोजिट नॉर्थ इंडिया में कई इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज का मुगल्स के खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाता है, जैसे डेक्कन में मराठास, पंजाब में सिख एम्पायर, पश्तून एरियाज में दुर्रानी एम्पायर। और मुगल्स का कंट्रोल अब सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज तक बचा था। लेकिन इसी सब के बीच एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। वो बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के अगेंस्ट बैटल ऑफ प्लासी 1757 को जीत लेते हैं और वहां मुस्लिम रूल का एंड हो जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत। इसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे करके पूरे देश को कब्जाने लगते हैं और इंडिया में 830 साल से ज्यादा लंबा मुस्लिम रूल एंड हो जाता है। अब अगर 1881 के ब्रिटिश इंडिया के सेंसस की माने तो इंडिया में 79% हिंदूज और 21% मुस्लिम्स थे। यहाँ तक कि उस टाइम पे यूनाइटेड पंजाब और बंगाल में हिंदूज मेजॉरिटी में थे, अराउंड 53-54%। लेकिन आने वाले सालों में कन्वर्जन्स और हायर फर्टिलिटी रेट के कारण यहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो गए थे और 1900s के आते आते पार्टीशन की डिमांड भी शुरू हो गई। इसीलिए जब अंग्रेज देश छोड़ के गए तो उन्होंने देश का पार्टीशन कर दिया। अब ये पार्टीशन की डिमांड क्यों हुई, इस पे तो आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे, लेकिन एक्चुअली पार्टीशन में एरियाज का डिवीजन कैसे हुआ ये आपने कहीं नहीं सुना होगा। गुरदासपुर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, जो पाकिस्तान को मिलने ही वाला था, वो एंड टाइम पे इंडिया को क्यों दे दिया गया? और चित्तागोंग जो 97% नॉन मुस्लिम था, वो पाकिस्तान को। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए हैं। बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव है, क्लिक करो और देख लो। लेकिन एक मिनट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही बैटल्स, आर्मीज या एम्पायर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो कमेंट करो वॉर।